हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट ऑडिट कमिटी कि ऑडिट कमिटी के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किन किन कंपनीज में बेसिकली ऑडिट कमिटी फॉर्म होना ज़रूरी होती है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होना है, मैनर क्या है सिलेक्शन का, अपॉइंटमेंट का। फिर मैंने रेम्यूनरेशन पे बात की थी कि रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा। जो सर्विसेज कंपनी की रिक्वेस्ट पे ऑडिटर रेंडर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो रेम्यूनरेशन में नहीं आएगा। ठीक है, जितनी भी फी ऑडिटर को पे होनी है प्लस कोई भी खर्चे इनकर हुए हैं, ऑडिटर ने इनकर करे हैं ऑडिट से रिलेटेड, वो रेम्यूनरेशन में आएंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर का रिमूवल करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। ये बताया था कि एक रूल 7 होता है CAAR 2014 में के रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसमें रिमूवल से लेके बात करी गई है कि रिमूवल में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होने हैं। जैसे सबसे पहले जो फॉलो होना है स्टेप, वो होना है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा कि ऑडिटर रिमूव होना है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल की जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड। फिर कंपनी एक जनरल मीटिंग होल्ड करेगी। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाएगा, उसके रिसीट के 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी एक जनरल मीटिंग होल्ड करेगी जिसमें वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे करी थी। इसके बाद का जो टॉपिक आज डिस्कस होना था वो था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो ये सेक्शन जो है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4, वो प्रोसीजर बताता है कि ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है बट रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा, तो कैसे होना है, क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शंस होंगे। ठीक है, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर स्पेसिफाइड है यहाँ पे कि रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। रिटायरिंग ऑडिटर जिससे रिमूव किया गया था, जिससे रिमूव किया गया था इससे पहले वाले सेक्शन में, यानी कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, उसे रिमूव करने के बाद जो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होना है उसका क्या प्रोसीजर है, वो सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 बताता है। तो आज हम लोग मेनली इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट ले डाउन है वो है स्पेशल नोटिस का। स्पेशल नोटिस जो है वो रिक्वायर्ड होगा रेजोल्यूशन के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने के लिए। किस चीज का रेजोल्यूशन? ऑडिटर अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन। एंड दैट पर्सन शैल बी डिफरेंट फ्रॉम द रिटायरिंग ऑडिटर। तो सबसे पहले स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके अलावा क्या लिखा है इसमें? और प्रोवाइडिंग expressly that a retiring auditor shall not be reappointed except where retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years or as the case may be 10 years as provided under subsection 2 of section 139। जो हम लोग ने रोटेशन ऑफ ऑडिटर में मेनली डिस्कस किया था ना कि मैनर कैसे होना है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपॉइंटमेंट होना है अगर ऑडिटर का तो वो या तो एक टर्म होगा, 5 इयर्स का कंसेक्यूटिव टर्म होगा, जिसमें मेनली जो है इंडिविजुअल की बात करी है। ऑडिट फर्म को अगर लेके चलें तो 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, 5 इयर्स के ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो इसमें मेनली बोलना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड होगी जिसमें रेजोल्यूशन पास होगा कि ऑडिटर अपॉइंट होना है हु इज अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। उसके लिए एक नोटिस रिक्वायर्ड है जो कि वो नोटिस पर्टिकुलरली सर्कुलेट होगा। स्पेशल नोटिस एक सर्कुलेट होगा सारे अथॉरिटीज में, बेसिकली मेंबर्स में कंपनी के, कि हमें एक एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है जिसमें हमें एक रेजोल्यूशन पास करना है ऑडिटर को अपॉइंट करने का अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो एक ऑप्शन ये है, और क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और प्रोवाइडिंग, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि एक क्लैरिफिकेशन दे देना
कि रिटायरिंग ऑडिटर को हम दोबारा से अपॉइंट नहीं करेंगे। दो ऑप्शंस हैं, या तो नोटिस सर्कुलेट करो कि एक मीटिंग होल्ड होगी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, हु शैल बी डिफरेंट फ्रॉम रिटायरिंग ऑडिटर, या तो ये एक नोटिस होना चाहिए, ठीक है, ये नोटिस सर्कुलेट हो अमंग्स द मेंबर्स। अगर वो नहीं तो क्लैरिफिकेशन दे दो कि रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट दोबारा से नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट, अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि रिटायरिंग ऑडिटर ने अगर 5 साल कंप्लीट कर लिए, अगर वो इंडिविजुअल है या फर्म है, ऑडिट फर्म है, तो 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये नोटिस या ये क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज तब मेनली होल्ड करेगी जब ऑडिटर को रिमूव किया गया है या उसने रिजाइन कर दिया गया है, उसने सॉरी रिजाइन कर दिया है, तो ऑडिटर को मान लीजिए रिमूव किया गया है, तो ये क्लैरिफिकेशन कंपनी देगी कि हमने ये रिटायरिंग ऑडिटर को जिसे रिमूव किया गया है इसे दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जाएगा। या फिर अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं देना है तो स्पेसिफिकली एक स्पेशल नोटिस सर्कुलेट करो अमंग्स द मेंबर्स कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होगी जिसमें रेजोल्यूशन पास होगा। किस चीज का रेजोल्यूशन? ऑडिटर को अपॉइंट करने का, नए ऑडिटर को, अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर। सेकेंड पॉइंट इसमें बात ये करता है कि जैसे ही नोटिस रिसीव होगा रेजोल्यूशन का, तो एक कॉपी रेजोल्यूशन की किसको भेजी जाएगी? रिटायरिंग ऑडिटर को। कौन भेजेगा? कंपनी भेजेगी। जैसे ही रेजोल्यूशन का नोटिस सर्कुलेट हुआ, सबको मिल गया मेंबर्स को, एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को दी जाएगी, ठीक है। नाउ where notice is given of such resolution and the retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company not exceeding a reasonable length and requests its notification to the members of the company shall, unless the representation is received by it too late for it to do so। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे लॉ पढ़ना हो चाहे ऑडिट पढ़ना हो, इन दोनों केसेस में वी समटाइम्स misinterpret what the language is written, what the act, what the section is trying to say. We often misinterpret that. We are unable to understand that. We are unable to comprehend that. ठीक है, this often happens. And in that case, whenever you face any kind of difficulty or any kind of problem in, like when you are reading a particular section or you are reading the act and you aren't able to understand that properly, then try to read it loudly around 3 to 4 times with full concentration, because without concentration you will not be able to get what is actually written, what the section is trying to say. So this is the major requirement of theory subjects, whether it be audit, whether it be law. ठीक? Now in this particular point, what is it written? See, अभी तक हमने पढ़ा कि रेजोल्यूशन का नोटिस सबको मिल गया, एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर के पास भी भेज दी, कंपनी ने भेज दी। Now the third point says, when the notice is given of such resolution, अब नोटिस मिला रेजोल्यूशन का किसी रिटायरिंग ऑडिटर को, एंड ही मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो अपनी जस्टिफिकेशन लिखता है कंपनी को इन राइटिंग। इट इज स्पेसिफाइड दैट ही मेक्स द रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, यानी कि वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है कंपनी को राइटिंग में, नॉट एक्सीडिंग अ रीजनेबल लेंथ, यानी कि अब उसे रिमूव किया गया है, तो रिमूवल पे मान लीजिए उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, कंपनी ने आरोप लगाए हैं, और उसके तहत वो ऑडिटर अपनी सफाई पेश करता है राइटिंग में, लेकिन वो सफाई जो वो पेश कर रहा है, जो अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है, वो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 10 पन्नों का क्लैरिफिकेशन उसने दे दिया, रीजनेबल लेंथ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी को, जैसे कंपनी रिमूव कर रही है आपको, ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दे रही है, जिसके बदले में आप कंपनी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपनी सफाई पेश कर रहे हो,
तो अगर सफाई पेश कर रहे हो तो क्लियर कट बात बोलो, टू द पॉइंट बात बोलो, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, ब्लफ बातें करने की जरूरत नहीं है। यही इसमें स्पेसिफाइड है कि उस ऑडिटर को, रिटायरिंग ऑडिटर को क्लियर कट बात करनी होगी, एकदम टू द पॉइंट बताना होगा कि अगर कंपनी ने कोई भी ब्लेम्स लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं उस ऑडिटर पे, तो अगर वो उसे गलत प्रूफ कर रहा है तो वो एकदम प्रिसाइज वे में करे, टू द पॉइंट करे, ऐसा करे कि वो तुरंत हिट हो, समझ आ जाए, बहुत ज्यादा लेंदी ना हो कि कंपनी को समझ ही नहीं आए कि ऑडिटर बोलना क्या चाह रहा है। ठीक, अब अगर वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहा है और मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, कंपनी के मेंबर्स को, कि आप इसको पढ़िए, कंसिडर करिए, उसने अपनी जस्टिफिकेशन दी और मेंबर्स को बोला कि आप इसे कंसिडर करिए, देखिए, तो कंपनी, अब इसमें अनलेस से जो बात लिखी है ना, 2 मिनट के लिए आप उसे भूल जाइए, 2 मिनट के लिए उसे भूल जाइए, अनलेस से लेके टू डू सो, जितनी बात लिखी है अनलेस से लेके टू डू सो, उसे भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब हमें आगे के पॉइंट्स पढ़ने की, क्या लिखे हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, अनलेस द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय इट टू लेट, ये बात तो आप भूल ही जाइए। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने दिया, कंपनी के मेंबर्स को उसे पढ़ना है, कंसिडर करना है, तो कंपनी क्या करेगी, इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीन मेड। रेजोल्यूशन पास हो रहा है कंपनी में कि नया ऑडिटर अपॉइंट होना है रिटायरिंग ऑडिटर के अलावा, उसका नोटिस सबको मिल गया, ऑडिटर को भी मिला, रिटायरिंग ऑडिटर को, उसने अपनी सफाई पेश करी और कंपनी के मेंबर्स से कहा कि इसे आप देखिए, कंसिडर करिए। तो कंपनी जो भी नोटिस होगा रेजोल्यूशन का, जो भी मेंबर्स को दिया गया है, ठीक है, उसी नोटिस में, जैसे मान लीजिए ये एक नोटिस है, ठीक है, जो सर्कुलेट हो रहा है, अब इस नोटिस में कंपनी को मेंशन करना है कि रिप्रेजेंटेशन हो गया है, यानी कि रिटायरिंग ऑडिटर ने अपने सफाई पेश कर दी है, अपने क्लैरिफिकेशंस दे दिए, ये चीज नोटिस में लिखनी है कंपनी को, जो भी वो सर्कुलेट कर रहा है मेंबर्स को। किस चीज का नोटिस है, रेजोल्यूशन पास होना है कंपनी में, नए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है, तो उसमें ये भी लिखा जाए कि रिटायरिंग ऑडिटर ने अपनी सफाई पेश कर दी है। उसके बाद, क्योंकि अब यहाँ लिखा है एंड, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद सेंड कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू होम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट, यानी कि उस रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि मेंबर्स को जो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर ने लिखा है, अपनी सफाई पेश की है, उसकी एक एक कॉपी हर एक मेंबर को दी जाए जिसे नोटिस भेजा गया है मीटिंग का। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी में, मान लीजिए उसमें से कुछ ही मेंबर्स को मीटिंग का नोटिस भेजा गया है, तो उन्हीं मेंबर्स को क्या सर्कुलेट हो, रिप्रेजेंटेशन भी उन्हें मिलना चाहिए। ठीक, वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, यानी कि कॉपी भेजनी है रिप्रेजेंटेशन की हर एक मेंबर को जिसे नोटिस भेजा गया है रेजोल्यूशन पास करने का, मतलब मीटिंग का एक नोटिस भेजा है, भले ही वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी ने पहले रिसीव किया हो, वेदर बिफोर और आफ्टर द रिसीट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, यानी कि भले ही वो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो कि ऑडिटर ने मेनली दी है, सफाई दी है, वो भले ही कंपनी ने पहले या बाद में रिसीव करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेनली हर एक मेंबर को सर्कुलेट होना चाहिए जिसे मीटिंग का नोटिस मिला है। And if a copy of representation is not sent because it was received too late or because of the company's default, the auditor may, without prejudice to his right to be heard orally, require that representation shall be read out at the meeting. इसमें एक और बात करी गई है कि रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए भेजा ही नहीं गया मेंबर्स को, क्यों, कंपनी की गलती की वजह से, कंपनी सारे मेंबर्स को नहीं भेज पाई, या फिर रिप्रेजेंटेशन लेट रिसीव हुआ था,
रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेट रिसीव हुआ था या फिर कंपनी की गलती थी, वो नहीं भेज पाई, तो ऑडिटर जो है बिना अपने राइट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये कह सकता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीटिंग में पढ़ा जाए, उसकी सफाई जो उसने पेश की है वो मीटिंग में सबके सामने पढ़ी जाए। ठीक है, अब इसमें जो अनलेस वाला पॉइंट है हम उस पे आते हैं। ठीक है, अब अनलेस वाला पॉइंट ये बोलता है अनलेस रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय इट टू लेट फॉर इट टू डू सो, यानी कि जो ऑडिटर है अगर वो खुद ही रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए फाइल होना था 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 2020 को फाइल होना था, उसे मौका दिया था कि 12 अप्रैल को अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो, अपनी सफाई दे दो, बट वो फाइल कब कर रहा है? 13 सितंबर 2020, सॉरी सितंबर नहीं लिखते हैं, 13 अगस्त लिखती हूँ मैं, 13 अगस्त 2020 को फाइल कर रहा है। बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके पॉइंट को कंसिडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की गारंटी या इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऑडिटर खुद अपने एंड से लेट हुआ है। और अगर वो लेट नहीं हुआ है तो उसमें दो ऑप्शंस हैं। कंपनी को नोटिस में मेंशन करना होगा कि ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन मिल गया है, क्योंकि मान लीजिए ये जो मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ इसमें मान लीजिए मीटिंग हुई है 15 मई को, तो उस हिसाब से ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी लेट हो गया है ना, तो इसलिए उसके पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, कंपनी नहीं करेगी, मेंबर्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर 12 अप्रैल को डेट दी गई है ऑडिटर को कि 12 अप्रैल को भेजना है और वो 12 अप्रैल को ही भेज रहा है, तो अगर वो 12 अप्रैल को ही भेज रहा है तो उसके पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे मीटिंग में। ठीक है, सबसे पहले वो रिप्रेजेंटेशन भेज रहा है, तो जो भी नोटिस सर्कुलेट होगा मीटिंग का 15 मई को जो होनी है, उसमें ये बताया जाएगा कि ऑडिटर ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, और हर एक रिप्रेजेंटेशन की कॉपी मेंबर्स को दी जाएगी। उसकी कॉपी मान लीजिए अगर सर्कुलेट नहीं हो पाई रिप्रेजेंटेशन की मेंबर्स को, क्योंकि कंपनी की गलती थी या फिर ऑडिटर थोड़ा लेट हो गया था, तो उस केस में वो रिप्रेजेंटेशन पूरी मीटिंग में पढ़ी जाएगी, इट शैल बी रेड आउट। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 12 अप्रैल से, अब ये जो बी पॉइंट है ना, इसमें 12 अप्रैल से मान लीजिए ऑडिटर लेट हो भी रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 अप्रैल को दे रहा है, मीटिंग अभी 15 मई को है, या 20 अप्रैल को दे रहा है, तो भी थोड़ा बहुत वो लेट हुआ, नो इश्यूज इन दैट, उसके बाद भी मीटिंग में उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी जाएगी, क्योंकि मीटिंग कब है? 15 मई को। ठीक है, लेकिन अब इसमें दो जगह आप देख रहे होगे कि यहाँ पर भी लेट लिखा है, कि अगर वो लेट हो रहा है, यहाँ पर भी लेट लिखा है, तो ये वाला लेट तब है जब मान लीजिए 12 अप्रैल को उसे रिप्रेजेंटेशन देना था, लेकिन वो 20 अप्रैल को दे रहा है। ठीक है, एंड मीटिंग जो है वो 15 मई को है, 15 मई को है, तो उस केस में कोई इशू नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में लाउडली पढ़ा जाएगा, इट शैल बी रेड आउट। लेकिन ये वाला जो लेट है इसमें तो 12 अप्रैल बोला गया था उसे, और 15 मई को मीटिंग थी। ठीक है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन कब आ रहा है? 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को आ रहा है रिप्रेजेंटेशन, तो ये बहुत लेट है। अब इस केस में उसके पॉइंट्स क्यों कंसिडर किए जाएंगे? वो खुद अपने एंड से लेट है, तो दोनों लेट्स का डिफरेंस समझ आया, ये है। अब इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? अब इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि इफ अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंट एट एज अफोरसेट, अ कॉपी देयरऑफ शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को भी फाइल होगी अगर वो नहीं भेजी जा रही है। मान लीजिए मेंबर्स को सर्कुलेट नहीं हुई कंपनी की डिफॉल्ट की वजह से, या वो खुद ही लेट हो गया,
तो उस केस में रजिस्ट्रार को भी फाइल होगी। फिर लिखा है curtailing the right of auditor regarding circulation of copy of representation in the case of appointment of auditor. If the tribunal is satisfied on an application either of the company or of any of the agreed person, अब ये बात किस चीज का कर रहा है, किस चीज की बात हो रही है ये? अच्छा, अब इसमें किस चीज की बात करी गई है? अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कंपनी की एप्लीकेशन पे, जैसे कंपनी जब रिटायरिंग ऑडिटर जो है उसके बदले में उसको हटाते हुए नया ऑडिटर अपॉइंट कर रही है, तो उसकी एप्लीकेशन पे या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन में अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि जो भी राइट्स हैं सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के वो अब्यूज किए हैं ऑडिटर ने, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, ठीक है, उसके राइट्स अब्यूज किए ऑडिटर ने, तो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ना तो भेजी जाएगी किसी को और ना ही मीटिंग में पढ़ी जाएगी। ट्रिब्यूनल को अगर ऐसा लगता है, मान लीजिए जो रिटायरिंग ऑडिटर है उसने, वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, 20 अगस्त को अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, उसे पता चला कंपनी की मीटिंग हो गई है, नया ऑडिटर अपॉइंट हो गया है, तो उसने कंपनी पे केस कर दिया, कंपनी पे एलिगेशंस रेज किए कि अरे इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ये वो, उसने थोड़ा वायलेंटली बिहेव किया कंपनी के प्रेमाइसेस पे जाके, कंपनी में कुछ मेंबर्स से उसने जो है वायलेंटली बिहेव किया, अग्रेसिवली बिहेव किया, उसमें कंपनी ने एक एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को फाइल करी कि इन्होंने अपनी राइट्स का गलत यूज किया है। तो उस केस में अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इन्होंने, यानी कि रिटायरिंग ऑडिटर ने अपनी राइट्स को गलत तरीके से यूज किया है, तो ना तो उसकी कभी रिप्रेजेंटेशन भेजी जाएगी ना पढ़ी जाएगी मीटिंग में। ये तो एग्जाम्पल हो गया अगर मीटिंग हो चुकी हो, अगर अभी मीटिंग हुई ही नहीं है और रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो थ्रेट्स दे रहा है कंपनी को, कंपनी के मेंबर्स को कि अगर मुझे हटाया तो मैं ये कर दूंगा, कोर्शियन इफेक्ट, ठीक है, थ्रेटनिंग अटैक्स दे रहा है कंपनी के मेंबर्स तो उस केस में भी कंपनी एक ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। उस केस में ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि ऑडिटर अपनी राइट्स को अब्यूज कर रहा है, तो ना तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भेजी जाएगी किसी को, ना ही मीटिंग में पढ़ी जाएगी। दिस इज पर्टिकुलरली सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है सीलिंग लिमिट का, ठीक है। अब इस केस में हमें सीलिंग नंबर, सीलिंग पे बात करनी है, कैप पे बात करनी है, मैक्सिमम लिमिट पे बात करनी है और नंबर ऑफ ऑडिट्स, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलरली क्या है, इसमें क्या है, मतलब ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत में सीलिंग लिमिट पे, जब हम डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर की बात कर रहे थे। याद है मैंने आपको बताया था कि 20 कंपनीज की लिमिट होती है, ठीक। तो इसमें क्या है, देखो पहले भी ये मेंशन्ड है कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से पहले कंपनी को सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट जब नहीं होता है ऑडिटर का किसी कंपनी में, तो एक सर्टिफिकेट उसे ऑब्टेन कंपनी को करना होता है। कंपनी मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट, किससे? ऑडिटर से, कि इनके पास एक्सेस होल्डिंग नहीं है कंपनी ऑडिट्स की। कैसे, किस हिसाब से? कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो होल्डिंग है, जो लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं है इनके पास होल्डिंग। तो अब इसमें मैं उसी चीज को दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयड है कहीं पे, ठीक है, या फिर पर्सन और पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, if such person or partner is at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies. Now here also the same thing is written because the section like were different but still the point is same. Ceiling limit थोड़ी change होगी, ceiling limit तो वही है ना। Other than one person companies, dormant companies, small companies and private companies having paid up share capital less than 100 crore shall not be eligible for appointment as an auditor of a company.
तो एक ऑडिटर को लिमिट जो दी है वो है, दी गई है 20 कंपनीज की। तो ये 20 कंपनी ऑडिट्स की जो लिमिट है ये पर पर्सन है। तो मान लीजिए एक ऑडिट फर्म है, वहां पे 3 पार्टनर्स हैं, तो इंडिविजुअली सबकी लिमिट 20 है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑडिट फर्म की लिमिट कितनी हुई, 60 ऑडिट्स की, 60 कंपनी ऑडिट्स की। बट द एक्सेप्शन हेयर गिवन इज of one person companies, which I have explained earlier, dormant companies, small companies and private companies having paid up share capital less than 100 crore. तो ये एक एक्सेप्शन दिया है कि ये कंपनीज काउंट नहीं होगी, अदरवाइज सारी कंपनीज काउंट होंगी। और पर्सन वाइज क्योंकि लिमिट है, तो मान लीजिए एक पर्सन 2 सीए फर्म्स में पार्टनर है, तो इन टोटलिटी उसकी लिमिट 20 ऑडिट की देखी जाएगी। ये नहीं कि उस दूसरे जैसे सीए फर्म 2 हैं, ए और बी, तो ए में 20 ऑडिट अलग, बी में 20 ऑडिट अलग, ऐसा नहीं होने वाला है। दोनों को मिला के 20 ऑडिट्स की लिमिट होगी उस पर्सन की, क्योंकि पर्सन वाइज लिमिट होती है। ठीक, तो इसमें स्पेसिफाइड क्या है कि अगर कोई पर्सन कहीं और जॉब कर रहा है या किसी फर्म में पार्टनर है, ठीक है, और वो पर्सन जो है या जो पार्टनर है वो अपॉइंटमेंट डेट पे, मान लीजिए जिस कंपनी का उसमें अपॉइंटमेंट उसका होना है, तो उस डेट पे वो 20 कंपनीज के ऑडिट से ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो फिर वो अपॉइंट नहीं हो सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक, अब इसमें एक केस स्टडी भी दी हुई है, तो चलिए हम केस स्टडी आज डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। उसके बाद पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हैं। तो केस स्टडी क्या है? केस स्टडी ये है कि एक ऑडिट फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का अपॉइंटमेंट है एज एन ऑडिटर। ठीक है, कितनी कितनी कंपनीज में? 4, 6 एंड 10, यानी कि ए का अपॉइंटमेंट है 4 कंपनीज, बी का 6 में एंड सी का 10। तो इन टोटालिटी कितना हो गया? 4 + 6 + 10, यानी कि ये हुआ 20। और मैक्सिमम जो लिमिट है एक ऑडिट फर्म में, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 60 की लिमिट हो गई। कैसे? 20 × 3 पार्टनर्स। ठीक, अब यहां बताना है आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स कितने बचे। ठीक है, तो सबसे पहले केस के फैक्ट्स बताए गए हैं इसमें कि हर एक पार्टनर ने कितने कितने ऑडिट्स होल्ड किए हुए हैं, तो इन टोटालिटी में पार्टनर्स के पास कितने ऑडिट्स हैं। उसके बाद कोई भी आंसर शुरू करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सेक्शन स्टेट करना है। अब ये सेक्शन आपको स्टेट करना है, भले ही आप सेक्शन नंबर ना लिखिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है ना कि सेक्शन नंबर कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यू मे गो रॉन्ग। उस केस में आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी टू कोट द सेक्शन नंबर, बट स्टिल यू कैन से इन दिस मैनर कि एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, following person shall not be eligible for the appointment as an auditor, that is a person who is in full-time employment elsewhere, or a person or a partner of firm holding appointment as its auditor, if such person as on the date of such appointment or reappointment holding appointment as an auditor of more than 20 companies। और उसके बाद कौन कौन सी exceptions हैं वो लिख दी। तो इसके बाद आपको आंसर जो देना है वो केस स्टडी के अकॉर्डिंग देना है, कि जैसे इस एग्जाम्पल में सीए फर्म के पास लिमिट जो है, सीलिंग जो है वो 60 ऑडिट्स की है। ठीक है, और ऑलरेडी 20 ऑडिट्स हैं, तो लिमिट ऑफ 20 कंपनी ऑडिट्स इज पर पर्सन। नाउ इन द केस ऑफ एन ऑडिट फर्म हैविंग 3 पार्टनर्स, ओवरऑल सीलिंग है 60 कंपनीज की, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नंबर नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी, यानी कि मैक्सिमम ऑडिट 60 हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। ए बी सी में अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो कितने ऑडिट्स रिमेनिंग है। तो सबसे पहले तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट करें कि रिमेनिंग ऑडिट्स कितने हैं। 60 टोटल हैं, जिसमें से इंडिविजुअली अगर देखा जाए और इन टोटलिटी अगर प्लस किया जाए तो 20 तो ऑलरेडी हैं असाइंड, तो बचे कितने? 40। और सेकंड आंसर में जो दिया है उसमें
हमें इंडिविजुअली बताना है तो सब में लिमिट 20 की है। तो अब जैसे ए के पास 4 ऑडिट्स हैं तो वो 16 होल्ड कर सकता है, बी के पास 6 ऑडिट्स हैं तो वो 14 होल्ड कर सकता है, सी के पास 10 ऑडिट्स हैं तो वो 10 और होल्ड कर सकता है। ठीक, तो ये है पॉइंट, ऐसे ही आंसर करना है आपको एग्जाम में। फिर उसके बाद इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि कैन एबीसी एंड कंपनी एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन 60 प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, 2 स्मॉल कंपनीज एंड 1 डोरमेंट कंपनी। अब ये बताइए, अब यहाँ पे वो एक्सेप्शन वाली कंडीशन कोट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको आंसर देखिए, आप सेक्शन पहले ही कोट कर चुके हैं ना, तो हर पॉइंट में, हर पार्ट में अलग अलग सेक्शन कोट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केस स्टडी बेस्ड आंसरिंग करनी है। इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कि एबीसी एंड कंपनी का ऑलरेडी 20 कंपनी ऑडिट्स हैं, 40 ऑडिट वो और एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वो ऑडिट कर सकते हैं 1% कंपनी का, स्मॉल कंपनी का, डोमेंट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। तो अब इस केस में अगर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, अगर लेस देन 100 करोड़ है तो एक्सेप्ट कर सकती है एबीसी एंड कंपनी, जो है इन कंपनीज का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज की बात करी है ना, जैसे प्राइवेट कंपनीज को भी एक्सक्लूड किया है, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए ही पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट होल्ड करती है। वो चीज स्मॉल कंपनीज, डोमेंट कंपनीज पे नहीं एप्लीकेबल है। पेड अप शेयर कैपिटल वाली जो लिमिट है वो स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनीज के लिए। तो अब इसमें सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। प्राइवेट कंपनी का अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से लेस है, स्मॉल कंपनी का भी कर सकती है, डोमेंट कंपनी का भी कर सकती है, क्योंकि ये सीलिंग लिमिट से एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। अब रही बात फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर प्राइवेट कंपनीज जिनकी बात की गई है उसमें से 45 कंपनीज ऐसी हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है। तो देखिए अब इसमें जैसे क्या है ना, यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो 60 प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें से 45 तो 110 करोड़ प्लस वाली हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो अब बची कितनी, रिमेनिंग कितनी है, 15। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रिमेनिंग। अब आप जो ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो, एबीसी एंड कंपनी जो ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है वो 40 कंपनीज का कर सकती है, जिसमें स्मॉल कंपनीज और डोमेंट कंपनीज एक्सक्लूडेड है, उनकी तो बात ही मत करो। तो 40 कंपनीज का क्योंकि एक्सेप्ट कर सकती है, अब ये 15 कंपनीज ऐसी हैं जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम होगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तो इन्हें भी आप एक्सक्लूड कर दीजिए। अब रही बात, हमें 45 की बात करनी है, यहाँ पे किसकी बात करनी है, 45 की। तो 45 की अगर बात करें तो इस केस में क्योंकि 20 ऑडिट्स ऑलरेडी हैं, 40 और एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल कंपनीज, डोमेंट कंपनीज, 1% कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ये एक्सक्लूडेड है। ठीक, तो अब इस केस में हम ये आंसर करेंगे कि एबीसी एंड कंपनी स्मॉल कंपनीज का, डोमेंट कंपनीज का, 15 प्राइवेट कंपनीज का जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उनका ऑडिट एक्सेप्ट कर सकती है। एंड 40 प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है, वो भी एक्सेप्ट कर सकती है। बचे कितने, 5, तो वो 5 वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। समझ आया आपको भाई? ये देखिए ना, 45 की जो कंपनीज दी गई हैं इसमें जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है, तो ऑलरेडी कंपनी कितने कर सकती है, 20 तो वो होल्ड कर सकती है, सॉरी होल्ड करी हुई है, 40 वो और कर सकती है, तो 40 ही कर सकती है ना, 45 नहीं कर सकती है। तो ये 5 कंपनीज को तो हटाना पड़ेगा, सिर्फ 40 का ही ऑडिट वो एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक, ये है प्रॉपर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस केस स्टडी को आप एक बार फिर से घर पे पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा।
बाकी कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए बाय द नेम सीए ज्योति ट्यूटोरियल्स। अगर उसमें कोई डाउट हो कुछ भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं एक नंबर भी शेयर करूंगी आपसे हर बार की तरह इंक्वायरीज प्लेस करने के लिए जूम क्लासेस के लिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर्स। वो रहेगा पावर्स एंड राइट्स ऑफ ऑडिटर्स कि ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए जो हमारा ओवरव्यू था ना उस हिसाब से हम अभी यहाँ हैं पावर्स एंड ड्यूटीज। बहुत कम पार्ट्स बचे हैं हमारे कंपनी ऑडिट के। ऑडिट रिपोर्ट है, जॉइंट ऑडिट है, ब्रांच ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट एंड नॉन कंप्लाइंसेस हैं। उसके बाद हम अपना नॉर्मली जो हमारे चैप्टर्स चल रहे थे सीक्वेंस वाइज हम कवर करेंगे। जैसे हम ऑडिट का सेकंड चैप्टर उठा लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर पढ़ेंगे। थैंक यू।